हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार सिविल कोड की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और वो भी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह कह रहा है कि अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलंकार शब्द में उपसर्ग जो है वो अल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल उपसर्ग है। अल का मतलब क्या होता है? अल का मतलब होता है निश्चित। और अल उपसर्ग के अगर और भी कुछ अगर बात करते हैं तो अलबत्ता जो है वो भी एक शब्द है जिसमें अल जो है वो उपसर्ग है। और अलगरज भी जो शब्द है उसमें अल ही उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। यह आप लोगों को बताना है कि नेत्रहीन शब्द में एक कौन सा समास है। तो नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर हम लोग बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में होता क्या है कि जो कर्ता होता है वो कारक, कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इनका समास विग्रह किया जाता है। जैसे कि आप लोग तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएगा रस भरा, करुणापूर्ण, ये सब जो है वो तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए आपादान से, संबोधन का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अजियरे। अब मेरी गोद में बिल्ली है तो मैं किस में आया था? मैं अधिकरण में और पर, तो इसमें क्या है? अधिकरण कारक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है कि स्थावर, स्थावर का विलोम क्या है। स्थावर का मतलब होता है स्थिर, जिसको आप कह सकते हैं। तो इसका विलोम यानी उल्टा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो चलने वाला हो, गमन करने वाला हो, चलनशील या गमनशील जो होगा वो स्थावर का उल्टा शब्द हो जाएगा। यहाँ जंगम दिया हुआ है तो जंगम जो है इसका मतलब होता है चलनशील या फिर गमनशील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो नेकी का फल बदी, नेकी का मतलब होता है कुछ अच्छा काम करना और बदी का मतलब होता है खराब। यानी का मतलब भलाई अगर आप किसी का कर रहे हैं और उसके बदले में बुराई हो जा रहा है तो वो है भलाई का बदला बुराई जो होगा वो नेकी का फल बदी जो लोकोक्ति है इसी का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है। तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या है? कृष्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण जो है वो शुक्ल का विलोम शब्द है। निःशुल्क और सशुल्क एक दूसरे के विलोम है। निःशुल्क का विलोम जो होता है वो सशुल्क ही होता है। और अगर सरस का विलोम पूछे तो नीरस जो होगा वो सरस का विलोम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण जो है वो शुक्ल का विलोम है। फिर है महाप्राण व्यंजन नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ अगर ऑप्शन में देखते हैं तो क ही जो है वो महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखिए एक ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में अधिक वायु लगती है उसको हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन वर्ग के जो तृतीय और चतुर्थ व्यंजन होता है वो जनरली महाप्राण व्यंजन जो होता है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट है कि भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो भरपेट शब्द की अगर बात करते हैं तो इसमें अवयवी भाव समास है। क्योंकि देखिए एक ऐसा सामासिक पद जिसका पहला खंड जो है वो अवयव हो उसे हम लोग अवयवी भाव समास से कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं भर दिन, एकमात्र, भरपेट, भरसक, ये सब में क्या है? अवयवी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। तो पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो वसुंधरा हो गया, जमीन हो गया, धरती हो गया,
वसुधा हो गया, वसुधा भी है, उर्वी भी है, भू भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं वो पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द जो होगा वो उपत्यका का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जिसके हाथ में चक्र हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु के। और भगवान का विष्णु का दूसरा नाम ही क्या है, चक्रपाणी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़र्थी, जिसको हम लोग विद्यार्थी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। तो बुढ़ापा एक प्रकार की अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है ये आपसे पूछ रहा है। तो बुढ़ापा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, एक ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के गुण या फिर उसका भाव, उसके अवस्था, उसके धर्म के बारे में पता चलता हो, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़ाई, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि 8-8 आंसू रोना मुहावरे का आशय क्या है। 8-8 आंसू रोना का मतलब होता है बहुत विलाप करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत विलाप करना। नेक्स्ट है कि मानस का हंस के लेखक के नाम क्या है। तो मानस के हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। और अमृतलाल नागर का जो ये उपन्यास है मानस का हंस, इसमें तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर यह लिखी गई उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो सही पर्यायवाची शब्द की अगर बात करते हैं तो नदी का तरंगनी, समुद्र रत्नाकर, तालाब जलाशय और गंगा का जाह्नवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का मतलब होता है जो कि दो भाषाओं से मिलकर जो बना हुआ शब्द होता है उसको संकर शब्द कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है। तो जैसे कि इसमें रेलगाड़ी में क्या है, रेल भी है और गाड़ी भी है। रेल यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। तो ये दोनों मिला के संकर शब्द बन गया। फिर है बरसगांठ, यहाँ पे एक है बरस और दूसरा है गांठ। बरस क्या है, संस्कृत शब्द है, और गांठ क्या है, हिंदी शब्द है। उसी तरह से आप कह सकते हैं नेक चलन। नेक चलन में नेक क्या है, हिंदी शब्द है, और चलन जो है वो क्या है, फारसी शब्द है, और इससे मिल गया नेक चलन। तो ये नेक चलन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बरसगांठ हो गया, ये सब क्या है, संकर शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। नेक्स्ट है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो सरल वाक्य किसको कहा जाता है, जिसमें कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1965 से दिया जाता है, ठीक है। और 1968 में सबसे पहले चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था 1972 में। और किस चीज़ के लिए उनको दिया गया था, उर्वशी के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, यह पूछ रहा है। दिग्विजय सही है, कृतघ्न सही है, क्षितिज यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ शिखर जो लिखा हुआ है वो गलत है, शिखर ऐसे नहीं बल्कि शिखर ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है। प्रकृति भी गलत है, प्रकृति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क भी गलत है क्योंकि मस्तिष्क जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का भी मिलेगा, 20 क्वेश्चन आपको हिंदी का मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का मिलेगा, 40 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस मिलेगा, 60 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग मिलेगा, 85 क्वेश्चन हो गया, और 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर का मिलेगा। यही 100 नंबर का आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम होगा। चलिए 21 से 25 क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको एप्रोप्रिएट वर्ड से। 4 अल्टरनेटिव जो है वो आपको दिए गए हैं। फिर यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द एंटिक स्कल्पचर इज इन नीडेड। द एंटिक स्कल्पचर का मतलब होता है जो प्राचीन जो कलाकृति है वो इन नीडेड है, क्या है वो, तो प्राचीन कलाकृति हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य है, मतलब प्राइसलेस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइसलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही रैन टुवार्ड्स हिज मदर एंड हग्ड हर। वो अपने माँ की तरफ क्या दौड़ता है, तो वो और हग कर लेता है, मतलब खुशी से वो क्या होता है, वो उसे गले लगा लेता है। तो खुशी से का मतलब यहाँ पे क्या होगा, खुशी से का मतलब होता है गैली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गैली। नेक्स्ट है कि विजिटर कम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्लैंक द शालीमार गार्डन। विजिटर्स पूरे दुनिया से आ रहे हैं शालीमार गार्डन को क्या देखने के लिए, यानी सी जो होगा वो यहाँ पे सही होगा, टू सी द शालीमार गार्डन। आगे है द थीफ वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द ब्लैंक रिवेल्ड नथिंग। थीफ को, चोर को क्या किया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उसके बाद उससे क्या किया जाता है, प्रोवोकेशन नहीं। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, उसको उकसाया जाएगा, नहीं हो सकता है। उसके बाद है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति, ये भी नहीं होगा। डिस्कशन मतलब उससे व्याख्या, नहीं होगा। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन होगा। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। तो यहाँ होगा द थीफ वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, बट द इंट्रोगेशन रिवेल्ड नथिंग, लेकिन जो पूछताछ है वो भी कुछ न ही रिवेल्ड कर पाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोगेशन। आगे है यू शुड पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर। मतलब टू योर क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखे जाए तो कह रहा है कि आपको एक अटेंशन पे करना है, थोड़ा सा अटेंशन आप लोगों को देना है। कहाँ, टू योर अपोर्सन। अपोर्सन का मतलब होता है वितरण करना, नहीं। एप्लीसन का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अपीयरेंस हो सकता है, मतलब यू शुड पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, मतलब अपने बाहर रूप पर आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है आइडियम एंड फ्रेजेज दिए गए हैं बोल्ड में, उसके मतलब आपको बताना है। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग का मतलब क्या होता है, कोशिश करते रहना, तो इसको आप लोग कह सकते हैं कंटिन्यू ट्राइंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि ही हैड टू कूल हीज हिल्स बिफोर ही कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। उसको क्या कर लेना चाहिए, जब वो डॉक्टर के पास जाए उससे पहले उसको क्या कर लेना चाहिए, कूल वन हिल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लंबे टाइम तक इंतज़ार करना, वेट करते रहना। मतलब यहाँ पे होगा टू बी केप्ट वेटिंग, ठीक है। टू बी क्या होगा, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब प्रतीक्षा करते रहना। आगे है कि ओवर द ईयर्स बी रिमेंड लॉयल थ्रो थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है कि किसी भी हालत में आपका वो साथ देगा, वही थिक एंड थिन कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है ओवर द ईयर्स बी रिमेंड लॉयल, मतलब बहुत सालों तक हम लोग क्या रहें, लॉयल, थिक एंड थिन, मतलब हर एक हालत में, हर एक मुश्किल में हम क्या रहें, लॉयल रहें। तो इसको कहा जा सकता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज, मतलब हर हालत में हम क्या रहें, लॉयल रहें। आगे 29 से 31 तक के दिया गया है कि मिस स्पेल्ड, कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं उसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है पोजीशन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है थ्रीशोल्ड, ये भी सही है। गारंटी की भी स्पेलिंग सही है। इंटरप्ट का स्पेलिंग गलत है। इंटरप्ट में डबल आर होता है, मतलब INTERRUPT,
INTUPT, इंटरप्ट का मतलब होता है रोकना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट सही है। उसके बाद फिर है रिस्पेक्ट सही है, कॉलम सही है, ग्रेटफुल गलत है। ग्रेटफुल की अगर हम लोग बात करते हैं तो GRATEFUL होता है, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है एलर्जी, एलर्जी सही है, ट्यूशन सही है, ग्रामर सही है, डेफिनेशन का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि डेफिनेशन की जो स्पेलिंग होती है वो होता है DEFINI होता है TION। इस डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आप लोगों को यह बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। कह रहा है द बिलीफ डैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपन्स। इसका मतलब होता है कि आप अपने भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैटलिज्म कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फैटलिज्म। आगे है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिजायर टू हेल्प। इसका मतलब होता है क्या, दया भाव, मतलब कंपेशन जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। पिग्स का मतलब होता है सुअर, तो सुअर जहाँ रखा जाता है उसको सुअर बाड़ा, और उसको क्या कहा जाता है, स्टाई कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाई। आगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग इन द कैपिटल लेटर। कह रहा है मतलब यहाँ सिंपल सा कहने का मतलब है आपको साइनोनिम्स बताना है। पहला है पायस, पायस का मतलब होता है पवित्र, और इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, वाइज नहीं हो सकता है, वाइज का मतलब होता है चालाक। रिलीजियस, हाँ रिलीजियस हो सकता है, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक या पवित्र, आप जिसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रिजॉयस, रिजॉयस का मतलब होता है खुशी मनाना, ये रिजॉयस होता है। तो कॉन्सील नहीं हो सकता है, ठीक है, कॉन्सील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छिपाना, ठीक है। ब्रूड नहीं हो सकता है, इसका मतलब होता है चिंतन करना। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रीव नहीं हो सकता है, इसका मतलब होता है विषाद उत्पन्न करना। एक्जॉल्ट हो सकता है, इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग कर देना। अभी कोरोना काल में आप लोग आइसोलेट को बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, मतलब उसको अलग कर देना, पृथक कर देना आइसोलेट होता है। तो कंबाइन नहीं हो सकता है, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। कनेक्ट का मतलब भी होता है जोड़ना। डिटैच नहीं हो सकता है, डिटैच का मतलब होता है उसको आप कह सकते हैं, अच्छा हाँ डिटैच हो सकता है यहाँ, क्योंकि सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। तो अटैच का मतलब क्या होता है, मिलाना, और डिटैच का मतलब अलग अलग करना। तो आइसोलेट का मतलब तो अलग अलग करना ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटैच। आगे है 38 से 40 में कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि आप लोगों को क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। पहला है फिल्थी, फिल्थी का मतलब होता है गंदा, ठीक है, और गंदा का एंटोनिम्स अगर पूछें तो साफ़ होगा, यानी क्लीन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर है फास्टन, फास्टन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांधना या जकड़ के रखना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, उल्टा पूछ रहा है तो रिलीज, छोड़ देना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एरिसीड, एरिसीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम होना या फिर पीछे हटना। तो इसका होगा इनलार्ज, मतलब बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनलार्ज। यह थे कुछ, अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के देख लिए हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के देख लिए हैं। अब हम लोग जो हैं वो 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के देखते हैं। पहला कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र मुंबई में, भीमबेटिका मध्य प्रदेश, बोरो की गुफा आंध्र प्रदेश, बादामी की गुफा कर्नाटक, बराबर की गुफाएं बिहार में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। तो ये सारे गुफाएं आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्ण किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग के अनुसार 48 घंटे
की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 48 घंटा। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो किया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। एक्चुअली एक ट्रेन लूट लिया जाता है, उसमें मुख्य रूप से जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थे उसी का क्रांतिकारी जो लेख थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, रोशन सिंह, ये सब जो थे वो थे। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद तो थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्ला खान भी थे, लेकिन सरदार भगत सिंह का संबंध काकोरी रेल कांड से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। आगे है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ है। तो देखिए भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग जो है वो तराइन के युद्ध से प्रशस्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में, जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। फिर तुरंत 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो पानीपत की युद्ध आप लोगों को पता ही होगा। पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरा हुआ 1556 में, इसमें अकबर ने हेमू को हराया, तीसरा हुआ 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था, जिससे से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। खानवा का युद्ध की अगर बात करते हैं तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है। तो रामेश्वर द्वीप को पम्बन द्वीप जो है वो अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पम्बन द्वीप। और ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाक स्ट्रीट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के मध्य है, और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा पंचायती राज जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से शुरू किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में। ये एक्चुअली लॉर्ड कर्जन जो था वो सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था, और ये एक्चुअली विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए यह जो अधिनियम है वो लाया गया था। आगे है कि वैध मुद्रा का अर्थ है। तो वैध मुद्रा एक्चुअली जो करेंसी नोट होता है उसी को तो हम लोग वैध मुद्रा कहते हैं, जो कि भारत में जो भारत का केंद्रीकृत बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करेंसी नोट। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की अधिनियम जो है वो 1909 के अधिनियम में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है।
तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया है? जगदीप धनखड़ को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है कि न्यायालय में प्लीडर किसे कहते हैं? तो न्यायालय में प्लीडर जो वकील होते हैं, जिसको एडवोकेट कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर प्लीडर कहते हैं ना, तो अधिवक्ता को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवक्ता को। नेक्स्ट कह रहा है वह कानूनी दस्तावेज जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ता अथवा परिवर्तन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोडिसील कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि आम का खाने योग्य भाग है, तो आम का हम लोग मध्य भीति खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य भीति। अच्छा, अगर भूर्ण पोष किसका खाते हैं पूछ ले तो नारियल का भूर्ण पोष खाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव जो प्रकाश है वो सभी पारदर्शी माध्यमों में आर पार जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यम में। रमन प्रभाव के लिए ही 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। अगर हैबर विधि से पूछेगा तब होगा Fa। यहाँ संपर्क विधि से पूछ रहा है तब आपका आंसर हो जाएगा V2O5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है टेड्रियोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, टेड्रियोफाइटा समूह की अगर बात करते हैं तो इसको क्रिप्टोगेम्स पादपों में रखा जाता है। एक्चुअली इसमें पादपों का शरीर जो होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, और संवहन उत्तक जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम में बटा रहता है, और इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल फंड जो है वो टेड्रियोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनी क्रिप्टोगेम्स। अब इसके बाद से मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर मैथ्स और रीजनिंग के 61 से लेकर 85 तक, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग से देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं जो कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी जो था वो ट्रांसजिस्टर पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजिस्टर पर। अच्छा, अगर पूछ दे पहली पीढ़ी तो पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में भाषा कौन थी? दूसरी पीढ़ी में भाषा जो थी वो असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा थी, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा जनरली तीसरी में थी, आप दूसरी से आप लोग याद रख सकते हैं असेंबली। देखिए, मैं क्लियर ही कर देता हूँ। प्रथम पीढ़ी में सॉफ्टवेयर था बाइनरी नंबर, और भाषा था निम्न स्तरीय, और हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब। और द्वितीय पीढ़ी में सॉफ्टवेयर था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा था असेंबली लैंग्वेज, और हार्डवेयर था ट्रांसजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर था वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, हार्डवेयर था इंटीग्रेटेड चिप, और भाषा था उच्च स्तरीय भाषा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था। तो अभी हम लोगों ने देखा पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वाट्री शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? एक्चुअली इसका नाम जो है वो QWERTY क्यों पड़ा? एक्चुअली अक्षरों के सबसे ऊपर वाले पंक्ति को आप बाईं की ओर से अगर 6 अक्षरों को लेंगे तो यही QWERTY है, इसीलिए इसका नाम जो है वो इसी क्रम में रखा गया है। और इस टाइपराइटर या कीबोर्ड में सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 104 बटन होते हैं, और इसका आविष्कार का श्रेय जो है वो क्रिस्टोफर लैथम सेल्स को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, तो तब उसको मेन मेमोरी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है 1 EB जो है वो किसके बराबर होता है। EB का मतलब होता है एक्जाबाइट, ठीक है, और 1 EB जो होता है वो 1024 PB के बराबर होता है। अच्छा, PB का मतलब क्या होता है, PB का मतलब होता है पेटाबाइट, ठीक है, और एक PB जो है वो 1024 TB के बराबर होता है, ठीक है, और एक TB जो है वो 1024 GB के बराबर होता है, ठीक है। आगे है कि एक बाइट में कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं। देखिए, एक बाइट में अगर बिट पूछे तो 8 बिट होते हैं, ठीक है, और फिर इसको 2⁸ यानी 256 कैरेक्टर हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन है, स्विफ्ट है, जावा है, C++++ ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस यहाँ नहीं है, बाद बाकी प्रिंटर, स्पीकर, प्रिंटर है। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोग्रामों का समूह है जो कि कंप्यूटर सिस्टम या फिर उसके विभिन्न संसाधनों और कार्यों को नियंत्रित करता है। ट्रांसलेटर की अगर हम लोग बात करते हैं और असेंबलर और कंपाइलर, तो अगर असेंबलर क्या है, असेंबलर है जो निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, और कंपाइलर जो है वो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सॉरी डॉक्स होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यह गलत है, डॉक्स होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो उसका नाम है ENIAC, ठीक है, इसको क्या कहा है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विंडो XP में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है। तो रीअरेंज करना जो होता है वो डिस्क डीफ्रेगमेंट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। तो वो इनबॉक्स में जो होता है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनबॉक्स। नेक्स्ट है कि ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है। तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस अटैक का एक रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस अटैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो इसको CTRL प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CTRL प्लस होम की। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।